हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई 2025 में रियल नंबर से आए हुए सभी क्वेश्चंस को। मैंने सभी सेट्स को एनालाइज किया और उसमें रियल नंबर से जो भी क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको 98 और 28 का एचसीएफ दे रखा है और इन दोनों नंबर का ही एलसीएम दे रखा है। तो आपको वैल्यू बतानी है n-7m क्या होगी। तो देखिए n-7m की वैल्यू निकालने से पहले आपके पास n और m होने चाहिए। अब m क्या है, एचसीएफ है इन दोनों नंबर का, और n क्या है, इन दोनों नंबर का एलसीएम है। तो हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। जैसा कि आप सब जानते हैं एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, एंड एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन दी फैक्टराइजेशन। सो फैक्टर बनाएंगे जब आप इनके, फर्स्टली आप 98 के फैक्टर बनाते हैं। तो 98 के फैक्टर अपने पास ये आ गए। फिर आप फैक्टर बनाते हो 28 के, तो 28 के प्राइम फैक्टर आपके पास ये आ जाते हैं। सो 28 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 7, और 98 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 7 स्क्वायर। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 7, तो एचसीएफ अपने पास आ गया 7, यानी कि ये अपने पास m की वैल्यू आ गई। नाउ एलसीएम क्या होता है, जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर को हमें उठाना होता है। तो 2 की पावर 2 आ जाएगी और 7 की पावर 2 आ जाएगी। सो ये आ जाएगा 4 49, दैट इज 6 196। नाउ अब हमारे पास m और n दोनों की वैल्यू आ गई, तो हम n-7m की वैल्यू निकाल सकते हैं। n की जगह यहाँ रख देते हैं 196 और m की जगह आ जाएगा 14। सो ये आ गया 196 माइनस 98, दैट इज फर्दर ये अपने पास आ जाएगा 98। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। तो देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो 9th क्लास के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। वहाँ आपने पढ़ा था कि रैशनल और इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं और उनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं रैशनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। दूसरी तरफ इरेशनल नंबर वो थे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो देखना इसने रैशनल नंबर के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर है। ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है और ये हमसे पूछ रहा है रैशनल के बारे में। तो हमारा ऑप्शन ए या सी में से कोई करेक्ट हो सकता है। ये पता करने के लिए आपको √3 और √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो √3 होता है अपना ऑलमोस्ट 1.73 समथिंग के इक्वल, और √5 अपना इक्वल होता है 2.23 समथिंग के इक्वल। तो आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में ए और सी में से कौन सा नंबर है। सी तो नहीं है, सी तो √5 को एक्सीड कर जाता है, तो ये नहीं होगा। सो अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वो लीस्ट नंबर बताना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और डिविजिबल हो जाता है बाय ईच ऑफ 16, 20 एंड 50। तो देखिए अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूं विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 16, 20 एंड 50, वो एलसीएम होता है। तो अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें विच इज डिविजिबल बाय 16, 20 एंड 50, वो क्या होगा, इज द एलसीएम ऑफ 16, 20 एंड 50, वो इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं जैसे छोटी क्लास में निकालते थे। तो 16, 20, 50, 50
हाँ ये 5 से गया, 4 10, नाउ 2 से, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 पंजे 20, 40, 80 और 400। नाउ ये अपने पास स्मॉलेस्ट नंबर आया जो डिविजिबल होगा बाय 16, 20 एंड 50 से, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा कि वो लीस्ट नंबर बताइए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो और इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाए। अब देखना उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है, तो देखना ये तो हो नहीं सकता, 1200 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगेन 2400 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर आया है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाता है वो 400 है, तो आपको 400 ऑप्शन में अगर दिखे, क्योंकि 400 इटसेल्फ परफेक्ट स्क्वायर है, ये ऑप्शन हो सकता था बट ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो आपको इससे ऊपर ही देखना है और ऐसा नंबर देखना है जो इन तीनों से डिवाइड भी हो जाए। अब देखना 100 तो हो ही नहीं सकता, 100 तो अगेन क्या हो गया, 400 से लेस हो गया, 400 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सो अपने पास वैसे एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी, और आप देख भी सकते हो ये इन तीनों नंबर से डिवाइड भी हो जाता है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। 3600 किसका स्क्वायर करने पे आता है, 60 का स्क्वायर करने पर 3600 आपके पास आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको बताना है सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4004। 4004 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो और प्राइम नंबर की जो पावर वहां आएगी उन पावर्स को ऐड करके क्या आएगा, सम ऑफ द एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4004 के फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर। नाउ फर्दर ये किससे जाएगा, 2 से, अब 7 से, फिर 11 से, और ये फैक्टर आपके पास आ जाएंगे। तो 4004 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 7 इंटू 11 इंटू 13। 7 इंटू 11 इंटू 13। तो अब देखिए आपको क्या बताना है, जो ये प्राइम फैक्टर आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, इनके एक्सपोनेंट की पावर क्या होगी, इनके एक्सपोनेंट का सम क्या होगा। तो देखिए 2 की पावर 2 है, 2 का एक्सपोनेंट 2 हो गया, 7 का एक्सपोनेंट 1 हो गया, 11 का एक्सपोनेंट 1 हो गया, 13 का एक्सपोनेंट 1 हो गया। तो इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास आ गया 5। So this is the sum of the exponent of prime factor in the prime factorization of 4004. So option 5 करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। आपको एचसीएफ बताना है 40, 110 एंड 360 का। तो आप क्या करोगे, बारी बारी से सबसे पहले तो इन सब के प्राइम फैक्टर निकालोगे। 40 के प्राइम फैक्टर होते हैं ये नंबर, फिर आप निकालोगे 110 के, ये आ गए अपने पास, फिर आप प्राइम फैक्टर निकालोगे 360 के, तो चलिए 40 के प्राइम फैक्टर अपने पास आ गए 2 की पावर 3 इंटू 5। उसके बाद 110 के प्राइम फैक्टर आपके पास आ गए 2 इंटू 5 इंटू 11। और उसके बाद 360 के प्राइम फैक्टर आपके पास आ गए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 इंटू 5। नाउ एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर आए हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो 2 आया है, 2 की स्मॉलेस्ट पावर है यही 2 की पावर 1, और क्या है कॉमन, 5 कॉमन है, बस इनको मल्टीप्लाई कर दिया 10, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नाउ 1080 की प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखी है, तो आपको p माइनस क्यू बताना है। आप देख सकते हो स्टेटमेंट के अंदर p क्या है, 2 की पावर है, q क्या है, 3 की पावर है,
ठीक है, तो आप क्या करोगे बेसिकली 1080 के प्राइम फैक्टर निकालोगे, वहां से सबसे पहले p और q निकालेंगे, देन p माइनस q हम बताएंगे। तो 1080, सो 2 पे, फिर से 2 पे, फिर से 2 पे, नाउ 3 पे जा सकता है ये, अगेन 3 पे, अगेन 3 पे। तो 1080 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 की पावर 3, और 3 आया है 3 टाइम्स 3 की पावर 3 और 5। तो अगर आप 1080 की ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो आपके पास p और q आ जाएंगे। देखना यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 3, और यहाँ क्या है 2 की पावर p, यानी कि p की वैल्यू 3 है। यहाँ पर 3 की पावर है q और यहाँ पर है 3 की पावर 3, यानी कि q किसके इक्वल हो जाएगा 3 के। तो आपको बताना है कि p माइनस q क्या होगा, तो p माइनस q हो जाएगा 3 माइनस 3, दैट इज 0। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। Now again this question is also based on definition of HCF and LCM। हर एक सेट के अंदर देखा जाए तो HCF LCM से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को जरूर मिला है, और वो बेस्ड था प्योरली डेफिनेशन के ऊपर। तो यहाँ पर आपको दो नंबर दिए गए हैं x और y विद देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। LCM बताया गया आपको x और y का क्या है, तो आपको m प्लस n की वैल्यू बतानी है। तो चलिए, x है आपके पास a स्क्वेयर b क्यूब सी एन, y है आपके पास a क्यूब बी एम सी स्क्वेयर। ठीक है, अगर आप इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालते हो तो जैसा कि आप जानते हो एलसीएम क्या होता है, जो भी फैक्टर इन्वॉल्व है उनकी ग्रेटेस्ट पावर। तो यहाँ से आ जाएगा A3, एलसीएम दिया हुआ है इसका, तो हम उस तरह से अप्रोच करते हैं। देखिए आपको इन दोनों नंबर का एलसीएम दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसके साथ कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं कि m और n क्या होगा। तो एलसीएम है आपके पास a क्यूब b4 और c3। अब देखना एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन्वॉल्व इन दी फैक्टराइजेशन। तो देखिए x और y का जब हमने एलसीएम निकाला होगा तो हमने a क्यूब को कंसिडर किया होगा, और वही है यहाँ पर। उसके बाद b इन्वॉल्व है, तो हमने जाहिर सी बात है एलसीएम जब निकाला होगा तो b की ग्रेटेस्ट पावर को उठाया होगा। b की ग्रेटेस्ट पावर यहाँ क्या गई है 4, तो b 3 है तो m कितना रहा होगा, m रहा होगा 4। उसके बाद c की हमने ग्रेटेस्ट पावर उठाई होगी, और c की ग्रेटेस्ट पावर यहाँ क्या आई है 3, यहाँ c की पावर है 2, तो जाहिर सी बात है n कितना रहा होगा, n 3 रहा होगा। सो बस m प्लस n कितना हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 दैट इज 7। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक थ्योरम है जो हम यूज़ करते हैं जब हम किसी नंबर को इरेशनल प्रूव कर रहे होते हैं। आपने पढ़ा होगा इसको, और हम स्टेटमेंट को भी मेंशन करते हैं उस क्वेश्चन के अंदर। स्टेटमेंट है अगर p कोई प्राइम नंबर है, अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो p a को भी डिवाइड करेगा जहां पर a कोई रियल नंबर है। सो फॉर एनी रियल नंबर p, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर वेयर a इज एनी रियल नंबर, देन p ऑल्सो डिवाइड a। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट, यहाँ बोला गया x इज द एलसीएम ऑफ 4 6 8 एंड y इज द एलसीएम ऑफ 3 5 7 एंड p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम क्या हो जाएगा 4 6 और 8 का। देखिए जब तक मैं एमसीक्यू कर रहा हूँ तो मैं इस तरह से एलसीएम ले सकता हूँ, लेकिन अगर वो सब्जेक्टिव पूछेगा एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ ही जाऊंगा। इस तरह से मैं नहीं निकालूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि मैं इसी तरह से इसको फॉलो करूंगा। 8 है आपका 2 की पावर 3। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम निकालने लग जाओ 4 6 और 8 का, तो वो आपके पास आएगा, ग्रेटेस्ट पावर हम उठाते हैं 2 की पावर 3 और 3, तो ये आ गया अपने पास 24। नाउ एलसीएम क्या हो जाएगा 3 5 और
7 का। आप देख सकते हो ये तीनों नंबर प्राइम नंबर है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों तीनों नंबर का प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा 105। फर्दर पी क्या दे रखा है आपके पास, पी है एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई। 24 अपना x है और 105 अपना y है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। सो आपको बेसिकली एलसीएम निकालना है 24 का और 105 का। सो निकालते हैं। तो देखिए 24 के जब आप फैक्टर बनाते हो तो आपके पास आ जाएंगे ये फैक्टर, और 105 के जब आप फैक्टर बनाओगे सो 3 इंटू 5 इंटू 7। तो जब आप एलसीएम निकालोगे इन दोनों नंबर का 24 का और 105 का, तो आपको ग्रेटेस्ट पावर कंसिडर करनी है 2 की पावर 3, 3 आप कंसिडर करोगे, 5 आप कंसिडर करोगे, 7 आप कंसिडर करोगे, तो अपने पास आ जाएगा ये 24 इंटू 35। तो देखना एलसीएम ये क्या है, ये पी है। अब ध्यान से देखिए 24 अपना क्या आया था x इंटू 35। सो इसको मैं लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू 35x। बेसिकली मैंने 24 की जगह x पुट कर दिया क्योंकि अपने जो ऑप्शंस हैं उसमें कुछ इसी तरह की चीज़ें दी हुई हैं। सो अगर आप ध्यान से देखो अपना जो रिलेशन आया है वो आया है p इज इक्वल टू 35x, और ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है 1/√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो देखिए ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का दिया हुआ था। आप इसको कॉम्बिनेशन मत समझिएगा कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जहां आपको दिया हुआ है कि √5 इर्रेशनल है ऑलरेडी। यहाँ इसने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा था, ये एक सेट के अंदर था और 5 मार्क्स का था। तो हम इसको वैसे ही प्रूव करेंगे जैसे हम √2 को प्रूव करते हैं, √3 को प्रूव करते हैं और √5 को प्रूव करते हैं। उसी तरह से हम इसका पूरा का पूरा प्रूफ मिलेंगे, पूरा का पूरा प्रूफ लिखेंगे, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम इसको इररेशनल प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हम स्टार्टिंग में इससे अपोजिट मान के चलेंगे कि ये नंबर इररेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है। तो आप लेट करोगे, लेट 1/√5 इज ए रैशनल नंबर। सो अगर ये रैशनल है तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर q नॉन जीरो है और pq क्या है, pq आर को प्राइम। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन टिका रहता है इस स्टेटमेंट के ऊपर। pq को प्राइम है विच मीन्स इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, 1 के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आ जाएगा q इज इक्वल टू √5p, देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे ही आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हो तो आपके पास आएगा q² 5p²। उसके बाद इस 5 को मैं इधर से इधर लेके जा सकता हूँ। यहाँ से हमारे पास आता है यहाँ से अपने पास आया कि 5 डिवाइड करता है q² को। आप यहाँ बोलोगे हेयर 5 डिवाइड्स q²। तो अपने पास एक थ्योरम है जो कहती है इफ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a also, where a is any रियल नंबर। तो थ्योरम को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चला कि 5 डिवाइड करता है q² को। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम अगर 5 q² को डिवाइड करेगा तो 5 q को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। ठीक है। सो अगर 5 q को डिवाइड कर रहा है विच इम्प्लाइज जो q है वो 5 का मल्टीपल होगा। q को मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, q इज इक्वल टू 5a वेयर a इज सम इंटीजर, वी कैन से a जहाँ पर कोई इंटीजर है।
अब ये a की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे दिस इक्वेशन में। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट q की जगह आप पुट कर दोगे 5a का स्क्वायर और सामने है 5p स्क्वायर। इसको ओपन करते हो आप 25a स्क्वायर 5p स्क्वायर। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इस 25 को इधर से इधर लेके आ जाऊँगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अपने पास आता है a स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। अगेन यहाँ से हम बोलेंगे कि 5 डिवाइड करता है p स्क्वायर को, हेयर 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। सो बाय सेम थ्योरम मैं कह सकता हूँ कि अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड करता है देन 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। अब देखना हमारे पास क्या निकल के आया। पीछे हमने प्रूव किया था कि 5 डिवाइड करता है q को, और यहाँ से हमने निकाल दिया कि 5 डिवाइड करता है p को भी। तो 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। तो इसके बाद आप लिख सकते हो 10 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि p और q तो क्या है, को प्राइम है, उनके बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, 1 के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन यहाँ क्या निकल के आ गया 5, और ये क्यों आया, क्योंकि हमने गलत अज्यूम कर रखा है कि 1/√5 एक रैशनल नंबर है। तो इसके बाद आप बोलिएगा विच इज नॉट पॉसिबल एज पी क्यू आर को प्राइम। So therefore our assumption is wrong। हमने जो अज्यूम किया था कि 1/√5 रैशनल नंबर है वो गलत अज्यूम कर लिया था। So therefore 1/√5 is an irrational number। तो अच्छे से सारी चीज़ें लिखिएगा, पेपर में 5 मार्क्स का था तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या है ये, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 644 एंड 462। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये किया था, मैंने आपको बताया था अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो दिए हुए 2 नंबर से या 3 नंबर से डिवाइड होता हो सभी से, तो बेसिकली आपको एलसीएम निकालना होता है उन नंबर्स का। तो यहाँ आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो अगर मैं एक ही बात करूँ, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 644 एंड 462, वो क्या होगा, इन दोनों नंबर का एलसीएम होगा। तो ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा क्योंकि मैं पीछे आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। सो ट्राई बाय योरसेल्फ। हम इसकी चॉइस वाला क्वेश्चन करते हैं। चॉइस में बोला गया कि 2 नंबर दिए हुए हैं और उनका रेशियो है आपके पास 4:5 और उनका एचसीएफ है 11। तो आपको एलसीएम बताना है उन दोनों नंबर का। क्योंकि हमें दोनों नंबर का रेशियो दिया हुआ है तो हम उनको लेट कर लेंगे। लेट दी नंबर्स आर 4x एंड 5x। हमने दोनों नंबर को लेट कर लिया कि वो 4x और 5x हैं। अब देखना जब आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो आपके पास आता है ये 5x का, तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इन दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है, बट अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ 4x का और 5x का, तो आप देख सकते हो कॉमन क्या है, x है। तो एचसीएफ कितना आ गया, x। ऑल्सो आपको गिवन भी है कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है, 11। सो जाहिर सी बात है x किसके इक्वल हो जाएगा, 11 के इक्वल हो जाएगा। अब आप ये x की वैल्यू
पुट कीजिएगा दोनों नंबर में तो आपके पास, वैसे पुट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक स्टेटमेंट होती है कि कोई भी दो नंबर हो उनका HCF इंटू उनका LCM इक्वल होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, होता है। तो देखना यहाँ पर A और B अपने क्या है, A की वैल्यू 4x मान लीजिए और B की वैल्यू 5x मान लीजिए। तो HCF हमने निकाल लिया इनका, HCF कितना है 11, LCM निकालना है। A की जगह मैं रख सकता हूँ 4x और B की जगह मैं रख सकता हूँ 5x। तो LCM क्या आ जाएगा, यहाँ से इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 20x² और ये 11 डिवाइड में आ गया। x की वैल्यू है अपने पास, x की वैल्यू है 11 का स्क्वायर, नीचे है 11, तो 11 की एक पावर से एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास आ जाएगा ये 220 और ये अपना फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो आपको प्रूव करना है कि ये इररेशनल नंबर है और आपको प्रोवाइडेड है ऑलरेडी कि √3 इररेशनल है। आप ये मान के चलिए कि √3 इररेशनल है, आपको अलग से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन भी हमें अमूमन देखने को मिल जाता है, बड़े अच्छे चांसेस होते हैं इसके भी। तो सेम ही अप्रोच होती है, इसको भी हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करते हैं। हम यहाँ मान के चलेंगे कि लेट द गिवन नंबर इज ए रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल है तो हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q नॉन जीरो है और आप बोल सकते हो कि PQR को प्राइम। नाउ अब हम क्या करेंगे, या कोई भी इस तरह का क्वेश्चन है इसमें क्या करते हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू होती है आपको उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखना होता है और बाकी सारी चीज़ों को आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना होता है 1 बाय 1। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2/3 को इधर से इधर लेके आए, आप चाहो तो इधर एलसीएम ले सकते हो, 3 और Q का एलसीएम 3Q आ गया, तो यहाँ जाएगा 3P और यहाँ आ जाएगा 2Q। नाउ आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे 5 है, तो 5 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आएंगे, तो आपके पास आ जाएगा √3 इज इक्वल टू 3P माइनस 2Q बाई 5, 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 15Q। नाउ अब देखिए राइट हैंड साइड में जो नंबर आया है वो इररेशनल नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो इररेशनल नंबर है। राइट हैंड साइड में रैशनल है और लेफ्ट हैंड साइड में इररेशनल है, तो कोई भी रैशनल नंबर इररेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहीं से हमने जो माना था वो अजम्पशन रोंग हो जाएगी अपनी। यहाँ बोलिएगा पहले, सिंस 3P माइनस 2Q अपॉन 15Q इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि P Q इंटीजर होते हैं तो इंटीजर को आप इंटीजर से डिवाइड करोगे तो रैशनल नंबर ही आएगा आपके पास। आप बोलोगे यहाँ 3P माइनस 2Q अपॉन 15Q इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल हो गया इम्प्लाई कर देगा वो √3 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपको दिया हुआ है √3 तो कैसा नंबर है, इररेशनल है। इसके बाद आप लिखोगे विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता ऐसा, एज √3 इज इररेशनल। स्टेटमेंट में ही दिया है कि √3 इररेशनल है। सो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत अज्यूम कर रखा है। सो देयरफॉर आर assumption is wrong। so therefore जो भी नंबर था वो 5√3 प्लस 2/3 कैसा नंबर है, इज एन इररेशनल नंबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन √3 को मैं प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा आपको, ये रैशनल नंबर है। ये अभी मैंने ऑलरेडी आपको √5 को प्रूव करके दिखाया, तो इसका प्रूफ भी सेम होता है।
पेपर में आपको बड़े अच्छे से √2, √3 और √5 तो कर ही लेने चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी सेट में ये तीनों आए हुए होते हैं। सो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, सो ट्राई टू सोल्व इट बाय योरसेल्फ। ऑप्शन बी करते हैं हम इसका। ऑप्शन बी में आपको बोला गया, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई इन ईच केस। देखिए आपको एक नंबर दिया हुआ है, ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 एक कंपोजिट नंबर है। एनसीईआरटी में भी आपने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं। बेसिकली कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो कंपोजिट नंबर होता है। या फिर हम कह सकते हैं जो 1 और खुद के अलावा भी किसी और से डिवाइड होगा। तो आप दिखा सकते हो यहाँ, मैं 7 को कॉमन लेता हूँ अंदर से, तो अंदर बच गया 2 इंटू 3 इंटू 5 और यहाँ से अपने पास आ गया 1, तो ये आ जाता है, इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 31 आ जाएगा एंड 1 इज ऑलवेज देयर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ ये जो भी नंबर था इसके 3 फैक्टर आ गए अपने पास, 7, 31 और 1। सो कैसा नंबर बन जाएगा ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो आप कह सकते हो इट कंटेन्स more than 3 factors, therefore it's composite। ये कंपोजिट है। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट तो ये कहती है कि ये दिया हुआ नंबर कंपोजिट है, तो सही बात है। अगर मैं पहले की बात करूं बी के अंदर, तो वो क्या आ गया अपना ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड में बोला गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1 इज ए कंपोजिट नंबर। इसको तो आपको मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा इसको। तो इनको मल्टीप्लाई अगर आप करते हो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1 को, तो ये आ जाएगा 210 प्लस 1 दैट इज 211। सो आई थिंक ये प्राइम नंबर है। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें, 3 से डिविजिबल नहीं होगा ये, 7 से नहीं होगा ये, 11 से भी नहीं होगा ये, तो वी कैन से दैट इट्स अ प्राइम नंबर। 13 से अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो 7, 8, 13 से अगेन डिवाइड नहीं होता है ये। अगर मैं 17 से डिवाइड करने की इसको कोशिश करता हूँ तो नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कंपोजिट नहीं है, इट्स प्राइम। ये या तो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिविजिबल होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि ये कंपोजिट नंबर है, विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है। आपको 2 नंबर दिए गए हैं पी और क्यू, एक्स वाई जेड यहाँ पर प्राइम नंबर है। आपको एलसीएम दिया गया है पी और क्यू का, तो आपको वैल्यू बतानी है 2m प्लस 3n की। जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर मैं फास्टली इसको करूँ एक बार, पी दिया आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड एन, क्यू आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई एम जेड स्क्वायर, और एलसीएम दिया गया है आपको पी और क्यू का, वो है एक्स क्यूब वाई फोर जेड थ्री। तो देखिए एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन दी फैक्टराइजेशन। तो देखिए पी और क्यू का जब आप एलसीएम निकालोगे तो एक्स की ग्रेटेस्ट पावर उठाते हो x3, यही आई है यहाँ पर। जब y की ग्रेटेस्ट पावर उठाई होगी तो वो 4 आई है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पावर 3 है, तो m कितना रहा होगा, m रहा होगा आपका 4। उसके बाद z की ग्रेटेस्ट पावर उठाई गई होगी, एलसीएम में z की ग्रेटेस्ट पावर 3 गई है, यहाँ पावर 2 है, तो जाहिर सी बात है n कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। नाउ आपको बताना है कि 2m प्लस 3n कितना होगा। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपली, तो ये आपके पास आ गया 17। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। ऐसे क्वेश्चन आपने सब्जेक्टिव देखे होंगे एनसीईआरटी के अंदर भी। आपको बताना है कि नीचे दिए हुए चारों ऑप्शन में से कौन सा यूनिट प्लेस पे नहीं हो सकता जब 8n को सोल्व किया जाता है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो वैसे ही हम इसको देखेंगे। आप देख सकते हो 8n की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो ये आती है। तो जैसा कि हमने उस क्वेश्चन में किया था, वी नो दैट एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय
एनी नंबर विच एंड्स विद डिजिट 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 एंड 5। कोई भी नंबर जो 0 पे एंड होता है हमेशा वो 2 और 5 से डिविजिबल होता है। तो यानी कि जब भी आप उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें 2 और 5 आपको दिखेगा। बट अगर मैं 8n की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, आप देख सकते हो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आया, 5 नहीं आया, 5 इज नॉट देयर। तो आप कहोगे कि 8n कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट? 0 नहीं हो सकता इसका यूनिट प्लेस डिजिट, क्योंकि 0 होने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का और 5 का दोनों का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग है ये। असर्शन है फॉर टू ओड प्राइम नंबर x एंड y, जहां पर x y के इक्वल नहीं है। एलसीएम दिया हुआ है इन दोनों नंबर का 4xy। तो देखना 2x की प्राइम फैक्टराइजेशन यही आ जाती है। 4y की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो आपके पास ये आ जाएगी। x और y यहाँ ओड प्राइम है और दोनों अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप इन दोनों का एलसीएम निकालते हो तो जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर उठाते हो, यहाँ आ जाएगा x y, तो ये आ जाएगा आपके पास 4xy। तो असर्शन तो ट्रू है। उसके बाद रीजन में क्या बोला गया? एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ HCF। यस, इट्स ऑलवेज ट्रू। जैसा कि आप जानते हैं HCF इज ऑलवेज डिवाइड्स LCM। जो HCF होता है वो हमेशा LCM को डिवाइड करता है दिए हुए किन्हीं दो नंबर्स का। तो वी कैन से दैट LCM इज अ मल्टीपल ऑफ HCF। सो ये भी सही है। तो सही ऑप्शन है ये, इसको क्लियरली एक्सप्लेन करता है। पहला ऑप्शन भी अपना करेक्ट है और सेकंड में मैं कह सकता हूँ कि वो असर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपके पास चार ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। दूसरा दोनों ट्रू हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तीसरा होता है असर्शन ट्रू है बट रीजन रॉन्ग है। फोर्थ होता है असर्शन रॉन्ग है, रीजन ट्रू है। बट यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपको बताना है कि ये कैसा नंबर है। बहुत सिंपल है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ये आपको दिया हुआ है 0.4, तो 0.4 को मैं लिख सकता हूँ 4/10, तो ये कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 2/5। और आप देख सकते हो ये कैसा नंबर है, इरेशनल है ये। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आए हुए थे जो देखते ही हो जाते हैं, जो आपके पिछली क्लासेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। तो कैसा नंबर है ये? इरेशनल है ये। नेक्स्ट अगेन असर्शन है। आपको बोला गया फॉर एनी टू प्राइम नंबर p एंड q, उनका HCF 1 होता है और उनका LCM p प्लस q होता है। यू नो दैट प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो 1 से डिविजिबल होते हैं और एक खुद से होते हैं। तो अगर आप इनका HCF निकालो तो आप देख सकते हो दोनों में कॉमन क्या है? 1 है, तो 1 ही आएगा। LCM अगर आप निकालने के लिए बोला जाए आपको इनका, तो क्या आएगा? वो LCM होता है जो भी फैक्टर इन्वॉल्व हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट कर दीजिए, तो वो हो जाएगा P इंटू क्यू। तो LCM होगा आपके पास PQ। ये आप इस डेफिनेशन से भी निकाल सकते थे, HCF इंटू LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर। HCF अगर 1 हो जाता है तो LCM आपके पास आ जाएगा PQ। तो यहाँ पर जो आपके पास असर्शन दी हुई है वो रॉन्ग है। तो हमें दूसरे को देखने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। दूसरे को अगर देखें फॉर एनी टू नेचुरल नंबर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन होता है जिसमें असर्शन फॉल्स होती है? आई थिंक ऑप्शन 4 होता है। ऑप्शन 4 या फिर हम कहेंगे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन HCF और LCM की डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड। आपको दो नंबर दिए हैं x AB क्यूब और y आपको दिया है a क्यूब b। a और b यहाँ पर प्राइम नंबर हैं, तो आपको बताना है कि HCF और LCM का डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले आपको HCF और LCM निकालना पड़ेगा। HCF अगर निकालें तो बाय डेफिनेशन HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। a कॉमन है तो उसकी स्मॉलेस्ट पावर उठा लीजिए, b कॉमन है तो उसकी स्मॉलेस्ट पावर उठा लीजिए। LCM क्या होगा? ग्रेटेस्ट पावर उठानी है हर एक फैक्टर की। a इन्वॉल्व है, ग्रेटेस्ट पावर क्यूब हो गई, b इन्वॉल्व है, ग्रेटेस्ट पावर क्यूब हो गई। नाउ देयर डिफरेंस
सो ए बी माइनस ए क्यूब बी क्यूब। तो अगर आप ऑप्शन को देखते हो तो मैं यहाँ से ए बी कॉमन लेता हूँ, अंदर बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी भी कोई ऑप्शन मैच नहीं होता है तो हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ ए बी, अपने पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज़ एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो मैं इसको लिख दूंगा 1 माइनस ए बी इंटू 1 प्लस ए बी, और ये फोर्थ ऑप्शन में है तो अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी बहुत सिंपल है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि ये कैसा नंबर है। बस आपको स्क्वायर ओपन करना है और कुछ नहीं करना। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट को सोल्व करता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, और 2ab करके आ जाएगा अपने पास 2√3। दूसरे में 1 का स्क्वायर 1 हुआ, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, और 2ab करके आपके पास आ जाएगा माइनस 2√3। तो ये आपके पास आ गया 4 प्लस 2√3। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा अंदर, जब आप इसको सोल्व करोगे 4 माइनस 2√3, तो आपके पास बनाइए 4 प्लस 2√3 माइनस 4 प्लस 2√3। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इनको ऐड कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 4√3। और ये कैसा नंबर है? इरेशनल है ये, तो पॉजिटिव इरेशनल नंबर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगेन एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर बेस्ड है। आपको दो नंबर दिए गए हैं एक्स और वाई। पी है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, आई थिंक ये सब्जेक्टिव है। पी आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, क्यू आपको दिया हुआ है एक्स वाई 4, और आर आपको दिया हुआ है एक्स 5 वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन फैक्टर है उनकी स्मॉलेस्ट पावर उठा लीजिए। एक्स कॉमन है, स्मॉलेस्ट पावर एक्स की पावर 1 हो गई, वाई इन्वॉल्व है, स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 2 है, 4 है, 3 है, तो 2 स्मॉलेस्ट है। तो एचसीएफ तो हो गया एक्स वाई स्क्वायर। एलसीएम, जो भी फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर आपको उठा लेनी होती है। एक्स की ग्रेटेस्ट पावर 5 है यहाँ, वाई की ग्रेटेस्ट पावर यहाँ 4 है, तो ये एलसीएम हो गया। फर्दर आपको चेक करके बताना है कि क्या एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट इक्वल है इन तीनों नंबर के प्रोडक्ट के। देखिए, आपने जो रिजल्ट पढ़ा था कि कोई भी दो नंबर हो उनका एचसीएफ इंटू देयर एलसीएम हमेशा इक्वल होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, लेकिन वो ट्रू होता है दो नंबर के केस में। तो अगर आपको 3 नंबर या उससे ज़्यादा दे रखे हैं तो ये ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी। तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले आप एचसीएफ इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट निकाल लीजिए। एचसीएफ आपके पास एक्स वाई स्क्वायर और ये है एक्स 5 वाई 4। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यह है आपके पास एक्स 6 वाई 6। तो दोनों का प्रोडक्ट तो अपने पास ये आ गया एक्स 6 और वाई 6। अब इन तीनों नंबर का अगर प्रोडक्ट करें, नाउ पी इंटू क्यू इंटू आर अगर हम करते हैं, पी है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, क्यू है आपके पास एक्स वाई 4, और आर है आपके पास एक्स 5 वाई स्क्वायर। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो x की पावर यहाँ 5, 6 और 8, तो यहाँ 8 हो जाएगी। y की पावर यहाँ 2 है, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, सो y 9 हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ जो हमारे पास आया था और यहाँ जो आया है वो दोनों सेम नहीं है। तो आप यहाँ बोलोगे कि HCF ऑफ पी क्यू आर इंटू LCM ऑफ पी क्यू आर is not equal to P इंटू क्यू इंटू आर। तो जैसा कि मैंने कहा था, अगर आपके पास 3 नंबर है तो उस केस में ये होल्ड करे, ऐसा जरूरी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है अपने पास। आपको 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर दे रखे हैं P, Q और R। तो आपको चेक करना है कि P, Q, R प्लस Q इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट। फर्दर आपको एग्जाम्पल भी देना है अलग अलग प्राइम नंबर का, ताकि फर्स्ट में P डॉट Q डॉट R प्लस 1 कंपोजिट नंबर हो जाए और सेकंड में ये प्राइम नंबर हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। आपको जो नंबर दिया है वो है P इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू। तो यहाँ आप देख सकते हो Q कॉमन है तो अंदर बच गया पी आर प्लस 1। तो देखिए कंपोजिट नंबर
अभी हमने डिस्कस किया था वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब मैंने क्यू कॉमन लिया तो अपने पास देखना 2 फैक्टर तो आ गए ऑलरेडी, क्यू और ब्रैकेट में है पी आर प्लस 1 एंड 1 इज ऑलवेज देयर। तो आप देख सकते हो देयर एग्जिस्ट मोर देन 3 factors. So therefore the given number is composite. तो इस वजह से कंपोजिट बन गया ये। मोर देन 3 विच मीन्स कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी जो चीज़ें हैं उसको फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है, या फिर आप सीधा तो बोल सकते हो कि देयर एग्जिस्ट 3 फैक्टर। वी कांट से मोर देन 3 फैक्टर, हम एटलीस्ट इतना तो कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट 3 फैक्टर। ओके, सो देयर एग्जिस्ट 3 फैक्टर, देयर exist 3 factors, so therefore this number is composite number. Now first में आपको p q r 3 different प्राइम नंबर का एग्जांपल देना है ताकि ये कंपोजिट बने। तो अगर मैं 2, 3 और 5 को उठाता हूँ तो वो कंपोजिट नहीं बनेगा। तो चलिए ऐसा करते हैं, मैं क्या करता हूँ, p की वैल्यू यहाँ 2 लेता हूँ और q की वैल्यू 3 लेता हूँ सेकंड में, और r की वैल्यू 5 लेता हूँ। और इधर फर्स्ट में इसको कंपोजिट बनाना है तो इसको मैं 3, 5, हाँ ये ले लेता हूँ, p को 3 ले लेता हूँ, q को 5 ले लेता हूँ और r को 7 ले लेता हूँ। तो देखिए जब आप p डॉट q डॉट r प्लस 1 निकालोगे दैट इज 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1, मल्टीप्लाई इनको कीजिएगा 105 और 1 6, ये आ जाएगा आपके पास 106। और क्लियरली ये कैसा नंबर है, ये तो कंपोजिट होता ही है। यहाँ अगर मल्टीप्लाई करते हो p डॉट q डॉट r प्लस 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1, सो 6, 30 और 1 1 31, सो 31। क्लियरली ये तो कैसा नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है। सो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। देयर कैन एग्जिस्ट, और भी सेट एग्जिस्ट कर सकते हैं, पी क्यू आर की आप और भी वैल्यू ढूंढ सकते हो। ठीक है, मुझे अभी ये ध्यान में आई तो मैंने ये लिख दी। तो ये थे CBSE 2025 में रियल नंबर से आए हुए सभी क्वेश्चन। मैंने ऑलमोस्ट हर सेट को एनालाइज किया था, उसमें से मुझे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ पर आपके सामने सोल्व किए। अगर छूटे होंगे तो 2-3 छूट गए होंगे, बहुत कम, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे इन सब के। तो मैंने हर टाइप को आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, मोस्टली क्वेश्चन HCF और LCM से रिलेटेड हैं, उनकी डेफिनेशन से रिलेटेड हैं, तो इस पर अच्छे से मेहनत कीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।